हेलो फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, एग्रीकल्चर फैकल्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पपीता। पिछली दो क्लासों में हमने देखा था आम और केला। आज हम पढ़ेंगे पपीता। बेसिकली पपीता को कहा जाता है ट्री मेलन, या बात करें अन्य नामों की तो पपीता का अन्य नाम है ट्री मेलन। इसके बाद बात करते हैं वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, पपीता का वानस्पतिक नाम है केरिका पपाया। इसके बाद बात करते हैं कुल की। पपीता का कुल है केरिकेशी। इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, ऊष्ण अमेरिका, या कई बार ऑप्शन में लिखा होता है मैक्सिको। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 18। इसके बाद बात करते हैं खाने योग्य भाग। पपीता खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, या अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं मीजोकार्प। यहां से जेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था। पपीता का खाने योग्य भाग है, ऑप्शन में था पेरिकार्प या बाह्य फल भित्ति। सेकंड ऑप्शन में था मेजोकार्प या मध्य फल भित्ति। थर्ड था एंडोकार्प या अंतः फल भित्ति। और लास्ट था थैलेमस। तो सभी को पता है पपीता खाने योग्य भाग कौन सा है? मेजोकार्प। नेक्स्ट बात करते हैं फल प्रकार। पपीता के फल का प्रकार है सरस, या कह सकते हैं अपन बेरी। नेक्स्ट बात करते हैं पपीता में पाए जाने वाला विटामिन। हमने पहले बात की थी जब अपने आम पढ़ा था कि आम में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है ए। आम में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है ए। इसकी मात्रा होती है 4800 IU प्रति 100 ग्राम। इसी के साथ हमने वही पढ़ा था कि इसके बाद आम के बाद सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है किसमें? पपीता में। कितना पाया जाता है? 2020 IU प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में। ध्यान रखना, पपीता में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ए। कितना पाया जाता है? 2020 IU। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं पपीता का पीला रंग का कारक या वर्णक। पपीता में जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? वो है केरिका जेंथिन। केरिका जेंथिन। इसके बाद बात करते हैं पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम। पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम है पपेन। अब बात करते हैं पपेन किसे कहते हैं। हम बात कर रहे थे पपेन की। पपेन था पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम। पपेन कहते किसे हैं? लगभग 75% पके फलों से, पपीता के लगभग 75% पके फलों से 4 से 5 चीरे लगाकर जो तरल लेटेक्स 4 से 5 चीरे लगाकर जो तरल लेटेक्स प्राप्त होता है उसे सुखाकर तैयार किया जाता है।
पपन किसे कहेंगे? पपीता के लगभग 75% पके फलों में 4 से 5 चीरे लगाकर जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसे सुखाने पर जो चीज़ तैयार होती है उसे क्या कहेंगे? पपेन। या हम कह सकते हैं सूखे लेटेक्स में पाए जाने वाला एंजाइम, सूखे लेटेक्स में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। इसके बाद बात करते हैं पपीता के प्रतिफल। पपीता के प्रतिफल से लगभग 10 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। प्रतिफल कितना प्राप्त होता है? 10 ग्राम। या हम कह सकते हैं प्रति पौधा 200 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। हमने बात की पपेन की। पपेन कहेंगे 75% पके हुए फलों में 4 से 5 चीरे लगाकर जो लेटेक्स, तरल लेटेक्स प्राप्त होता है उसे सुखाने से जो पदार्थ तैयार होता है उसे कहेंगे पपेन। और सूखे लेटेक्स में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। और प्रतिफल 10 ग्राम पपेन प्राप्त होता है और प्रति पौधा लगभग 200 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं जलवायु। पपीता उष्ण व नम जलवायु का पौधा है, या हम कह सकते हैं शुष्क व आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगर बात करते हैं उपयुक्त तापमान की, तो पपीता की फसल के लिए 12 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। पपीता की फसल के लिए 12 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है। अगर हम बात करें पपीता की फसल के लिए लू व पाला, लू कहेंगे अत्यधिक गर्म हवाएं और पाला कहेंगे अत्यधिक ठंडा मौसम। सर्दियों में ज़्यादा ठंडा मौसम होना पाला और गर्मियों में ज़्यादा गर्म हवा चलना लू। ये दोनों ही, लू और पाला दोनों ही हानिकारक होते हैं। पपीता के लिए लू और पाला हानिकारक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रवर्धन की। पपीता में प्रवर्धन बीज व पादप उत्तक संवर्धन, बीज व पादप उत्तक संवर्धन। सामान्यतः पपीता में प्रवर्धन होता है बीज द्वारा और कुछ विशेष किस्मों जैसे पूसा डेलिशियस, पूसा डेलिशियस किस्म में लगभग पादप उत्तक संवर्धन द्वारा ही प्रवर्धन होता है। ये पादप उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद बात करते हैं बीज। जब हम प्रवर्धन के लिए बीज काम में लेंगे तो प्रति हेक्टेयर अपने को आवश्यकता होगी बीज दर। पपीता में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी और उभयलिंगी। बीज दर की बात करते हैं, एक लिंगी किस्मों में बीज दर रखते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर रहेगी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और उभयलिंगी किस्मों में बीज दर रखते हैं 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधरोपण। हमने देखा बीज दर थी 200 से 300 ग्राम और 400 से 500 ग्राम। उभयलिंगी किस्मों में बीज दर थे 200 से 300 ग्राम और एक लिंगी में 400 से 500। अब बात करते हैं पौधरोपण की। पपीता का पौधा 2 माह की उम्र, हम बात करते हैं अगर सामान्य पौधों में पौधरोपण की बात करें तो कम से कम पौधे 1 साल पुराने लगाई जाती है, जबकि पपीता में पौधरोपण का समय होता है 2 महीने, या हम कह सकते हैं 2 महीने का पौधा रोपाई योग्य हो जाता है। या पपीता के पौधा 2 माह की उम्र या लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर रोपाई की जाती है। सामान्य सभी फल वृक्षों की रोपाई की जाती है पौधे की 1 वर्ष की उम्र होने पर, और पपीता की पौधरोपण के समय है 2 माह की उम्र। इसके बाद बात करते हैं एक लिंगी पौधों
कि रोपाई के समय एक गड्ढे में 3 पौधे लगाए जाते हैं। एक लिंग की पौधों की रोपाई करते हैं तो एक गड्ढे में पौधे लगाए जाते हैं 3, जबकि उभयलिंगी पौधों की रोपाई के समय एक गड्ढे में लगभग 2 पौधे लगाए जाते हैं, 2 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन गड्ढे का आकार। पपीता में गड्ढा खोदा जाता है रोपाई के लगभग 1-1.5 महीने पहले, उसे खुला छोड़ा दिया, अपने को पता है। इसके बाद बताते हैं आकार। पपीता में गड्ढे के लिए आकार रखा जाता है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब रखा जाता है। इसके बाद बात करें हम पपीता में पुष्पन का समय। पपीता में पुष्पन का समय, पपीता में पुष्पन लगभग होता है मई जून माह में, और पुष्पन के लगभग 9 माह बाद फल प्राप्त हो जाते हैं। यह हम सामान्य कह सकते हैं पपीता में 1 वर्ष की आयु तक फलन प्रारंभ हो जाता है। पपीता में 1 वर्ष की आयु तक फलन प्रारंभ हो जाता है। हम बात करते हैं उष्ण जलवायु की। उष्ण जलवायु में लगभग पौध रोपाई के 9 से 10 माह में फलन प्रारंभ हो जाता है, जबकि ये भी 1 साल से कम है। इसके बाद करते हैं उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु में पौध रोपाई के लगभग 10 से 15 माह में फलन प्रारंभ हो जाता है। हमने बात की पुष्पन की। पपीता में पुष्पन का समय है मई जून। अगर अपन बात करते हैं पौधरोपण, तो पौधरोपण किया जाता है जुलाई अगस्त या लगभग वर्षा ऋतु में। पुष्पन के 9 से 10-12 महीने बाद फल प्रारंभ होते हैं। और अगर बात करें पपीता में 1 वर्ष की आयु तक फलन प्रारंभ हो जाता है। उष्ण जलवायु की बात करते हैं तो 9 से रोपाई के 9 से 10 माह में फलन प्रारंभ होता है, और उपोष्ण जलवायु में 10 से 15 माह में। हमने बात की थी पुष्पन की। पुष्पन का समय था मई जून। अब बात करते हैं हम रोपण दूरी। रोपण दूरी कहेंगे पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। पपीता में रोपण दूरी रखते हैं 2 से 3 मीटर। पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 मीटर रखी जाती है, और पंक्ति से पंक्ति की 2 मीटर। यह अपन सामान्य कह सकते हैं 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर रखी जाती है। रोपण दूरी रखते हैं 2.5। अगर बात करते हैं बोनी किस्मों की या ड्वार्फ किस्में, जो छोटी किस्में होती है, उनमें दूरी रखी जाती है 1.8 × 1.8 मीटर। इसके बाद बात करते हैं अपन अति बोनी या एक्सट्रीमली ड्वार्फ, ज़्यादा छोटी किस्में, बोनी से भी और छोटी किस्में, उनके लिए दूरी रखते हैं 1.25 × 1.25 मीटर। अगर ऐसी किस्मों की बात आती है तो किस्म आती है पूसा नन्हा, और इसी के साथ देखें तो पूसा ड्वार्फ किस्म, पूसा ड्वार्फ, यह है अति बोनी किस्में। फिर बात करते हैं पपीता के उद्यान में नर व मादा पौधों का अनुपात। नर व मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है 1:10। जिस उद्यान में 10 पौधे मादा के होंगे वहीं 1 पौधा रखा जाता है नर का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस्मों की। देखा था आपने किस्में वही बात थी। एक लिंगी किस्मों की बात करें, एक लिंगी किस्में हैं पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा जाइंट,
हनीड्यू। हनीड्यू का दूसरा नाम है मधुबिंदु, मधुबिंदु। फिर बात करते हैं CO1 से लेकर CO6 तक, कोयम्बटूर 1 से लेकर कोयम्बटूर 6। इसके बाद बात करते हैं अगली किस्म है वाशिंगटन। ये सभी किस्में हैं एक लिंगी। अगर इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो पूसा नन्हा किस्म उत्परिवर्तन द्वारा विकसित है। किससे विकसित है? उत्परिवर्तन द्वारा। पूसा नन्हा किस्म का विकास हुआ है उत्परिवर्तन द्वारा, और यह किस्म गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त है। हमने देखा पूसा नन्हा उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किस्म है और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही ये अति बोनी किस्म है, जैसे मैंने ऊपर बताया था अति बोना किस्म है, और इसमें R/P दूरी की जाती है 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पूसा ड्वार्फ। पूसा ड्वार्फ किस्म की विशेषता है, ये किस्म गृहवाटिका के लिए उपयुक्त माना जाए। गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त किस्म है पूसा नन्हा, और गृहवाटिका के लिए उपयुक्त है पूसा ड्वार्फ। फिर बात करते हैं पूसा जॉइंट किस्म। पेठा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है कौन सी? पूसा जॉइंट। हनीड्यू की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है हनीड्यू या मधुबिंदु। इसके बाद करते हैं CO6 और CO1 से लेकर CO6। तो इसमें बात करें अपन CO2 व CO5, कोयम्बटूर 2 और कोयम्बटूर 5 किस्म पपेन बनाने के लिए उपयुक्त है। पपेन बनाने के उपयुक्त किस्म है CO2 और CO5। नेक्स्ट हम बात करते हैं उभयलिंगी किस्में। उभयलिंगी किस्म बात करें, फर्स्ट देखते हैं पूसा डेलिशियस। नेक्स्ट बात करते हैं पूसा मैजेस्टिक। अगली किस्म है कुर्ग हनीड्यू। इसके बाद बात करते हैं सनराइज सोलो और लास्ट है ताइवान। अगर बात करें इनकी विशेषताओं की, पूसा डेलिशियस पहले ही बताया था मैंने, ये कौन सी है? पादप उत्तक संवर्धन से तैयार की गई। पूसा डेलिशियस किस्म पादप उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद पूसा मैजेस्टिक किस्म है, कुर्ग हनीड्यू है, सनराइज सोलो और ताइवान किस्म है। ये सब कौन सी है? उभयलिंगी किस्म है। अन्य किस्मों की बात करते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिश किस्म बांगड़ क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। बांगड़ क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है कौन सी? ड्वार्फ कैवेंडिश। राजस्थान की बात की थी, राजस्थान के लिए उपयुक्त कौन सी है? हनीड्यू, जो एक लिंग किस्म है हनीड्यू, या अपन कह सकते हैं इसे मधुबिंदु। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हम पुष्पन या पुष्प। पपीता में लगभग अपन कह सकते हैं 3 प्रकार के पुष्प आते हैं। पुष्प आते हैं 3 प्रकार के, नर पुष्प, मादा पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। मैंने पहले ही बताया था, पपीता के उद्यान में नर और मादा पुष्पों का अनुपात रखा जाता है 1:10। एक नर पुष्प रहेगा, 10 पुष्प किसके रहेंगे? मादा के। अब अगर बात करते हैं नर पुष्प की, तो नर पुष्प किसे कहेंगे? पुष्प जब टहनियों या अपन कह सकते हैं लंबी टहनियों पर गुच्छों में लटकते हैं,
नर पुष्प कौन से होंगे? पुष्प लंबी टहनियों पर गुच्छों में लटके होते हैं, उन्हें कहेंगे नर पुष्प, और इनसे फल नहीं बनते हैं। क्या अपन कह सकते हैं? नर पुष्प से फल नहीं बनता है। उसके बाद बात करते हैं मादा पुष्प। पत्तियों के कक्षकों से, पत्तियों के कक्षकों से पुष्प गुच्छे निकलते हैं। पत्तियों के कक्षकों से गुच्छे निकले उसे कहेंगे मादा पुष्प, और इनसे फल बनते हैं। इसके बाद बात है उभयलिंगी पुष्प। मध्यम आकार के पुष्प जो कक्षकों पर, गुच्छों पर, या कह सकते हैं अपन पुष्प गुच्छों पर निकलते हैं। कक्षकों पर निकलते हैं या पुष्प गुच्छों पर निकलते हैं, उसे कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्पों में नर व मादा दोनों भाग उपस्थित रहते हैं। नर भाग को कहेंगे पुंकेसर और मादा भाग को कहेंगे डिंब ग्रंथियां। या हम कह सकते हैं उभयलिंगी पुष्प में नर व मादा पुंकेसर व डिंब ग्रंथियां दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसमें नर व मादा का लिंग निर्धारण। इस उभयलिंगी किस्मों में पौधा नर रहेगा या मादा रहेगा, इसका लिंग का निर्धारण वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वातावरण की परिस्थितियों पर, या अपन कह सकते हैं वातावरण पर निर्भर करता है। इसके हम बात करते हैं पपीता में लगने वाले कीटों। पपीता मुख्य दो प्रकार के कीट लगते हैं। फर्स्ट है माहू, या इसे कहेंगे एफिड, और दूसरा है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी, दोनों ही कीटों का नियंत्रण मिथाइल डिमेटोन नामक रसायन किया जाता है, और इसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे की जाती है। इसके बाद बात करते हैं रोग की, पपीता में लगने वाले रोग। सबसे पहले बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, पहला कवक जनित रोग है डैम्पिंग ऑफ, और दूसरा रोग है कॉलर रोट। डैम्पिंग ऑफ और कॉलर रोट दोनों किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा, और इनका नियंत्रण किया जाता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। इसके बाद बात करते हैं विषाणु जनित रोग, जो रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। पहला है लीफ कर्ल रोग, और दूसरा है मोजेक। लीफ कर्ल, पर्णकुंचन और मोजेक रोग। लीफ कर्ल की बात करते हैं तो लीफ कर्ल रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। सफ़ेद मक्खी, या हम कह सकते हैं इसके वाहक का कार्य कौन करता है? सफ़ेद मक्खी। दूसरी बात करते हैं अपन मोजेक की। मोजेक रोग के वाहक का कार्य करता है माहू या एफिड। ठीक है, इन दोनों का नियंत्रण हमने देखा है मिथाइल डिमेटोन, या आप नियंत्रण कर सकते हैं एसीफेट। इसके बाद बात करते हैं हम पपीता में लगने वाला सूत्रकृमि। तो पपीता में लगने वाला मुख्य सूत्रकृमि है मूलगांठ सूत्रकृमि, मिलोइडोगानी स्पीसीज। इसके बाद बात करते हैं उपज। पपीता के प्रति पौधा 40 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। प्रति पौधे से 40 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। अगर बात करते हैं भंडारण की, तो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 सप्ताह के लिए भंडारित किया जा सकता है। थैंक यू।